आप सभी को हमारे YouTube चैनल मेंटर्स क्लासेस 1.0 में स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे ऊर्जा के स्रोत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले का यदि आप इसका लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में इसको आप देख सकते हैं। तो आज हम इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो चैप्टर से बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। वो सारी ऑब्जेक्टिव को यहाँ संग्रहित किया गया है। तो चलिए ये वीडियो को पूरा देखें और आंसर दिखाने से पहले आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें ताकि अपने आप को देख सके कि हम कितना सही बना है और हमें भी पता चले कि इस वीडियो से किसी को फायदा हो रहा है। चलिए तो आज हम इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा बायो गैस ईंधन का स्रोत नहीं है। मतलब कि इस क्वेश्चन का कहना है कि कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा और ऑप्शन डी कोयला। तो आप लोग हमें आंसर देने से पहले कमेंट में आंसर जरूर करें। तो इनमें क्या होगा देखिए, क्या है ऑप्शन ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा और डी क्या है कोयला। तो चलिए देखते हैं इसका हमारा सही आंसर है नाभिकीय ऊर्जा। क्या है नाभिकीय ऊर्जा। मतलब बायोगैस में हम क्या क्या डालते हैं, लकड़ी पत्ता ये सब डालकर क्या करते थे बायोगैस बनाते थे, पर नाभिकीय ऊर्जा में इस सब का किसी का इस्तेमाल नहीं होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या है बायोगैस का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायक गैस कौन है। मतलब देखिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायक गैस कौन है, O2, NH3, CO2, N2। तो देखिए हमारे ग्लोबल वार्मिंग में यानी हमारे धरती का टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रहता है तो वो है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी CO2। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकलता है, तो किसी भी वस्तु को जलाते जैसे गाड़ी में पेट्रोल जलता है तो उससे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसके बाद वो वायुमंडल में आकर क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो बहुत सारे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने से क्या होता है हमारी पृथ्वी गर्म होने लगती है और ग्लोबल वार्मिंग यानी हिमालय का बर्फ पिघलने लगता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सूर्य तथा अन्य तारों पर विशाल ऊर्जा के स्रोत है। क्या है सूर्य तथा अन्य तारों पर विशाल ऊर्जा का स्रोत है पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया विखंडन, मतलब इसमें कौन सा होता है अभिक्रिया वो बताना है। यानी सूर्य या अन्य तारा पर कौन सा अभिक्रिया होता है, तो ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे सूर्य पर कौन सा होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या होते हैं ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होते हैं दो हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम बनते हैं। क्या बनते हैं हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो हमारा सूर्य पर ईंधन के रूप में जो मौजूद है वो क्या है हमारा हाइड्रोजन है। क्या है हाइड्रोजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है लोहे के छड़ को, स्टील के छड़ को, कैडमियम की छड़ को, एल्यूमिनियम की छड़ को। तो देखिए हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमें आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट में जरूर करें। तो देखिए लोहे के छड़ को प्रयोग किया जाता है, स्टील के छड़ को, कैडमियम के छड़ को, एल्यूमिनियम के छड़ को। तो किसके कौन सा छड़ है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा कैडमियम का छड़ को। किसका कैडमियम के छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त होने वाला ऊर्जा होता है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त होने वाला ऊर्जा होता है कितना, वो 1 मेगावाट, 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट, 10 किलो वोल्ट। क्या होगा इसमें हमारा 200 मेगा वोल्ट। क्या होगा 200 मेगा वोल्ट हमारा जो उत्पन्न होता है कितना 200 मेगा वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी नाभिकीय विखंडन में चलिए दोबारा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 की वक्सा नुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर तापमान कितना होता है। मतलब अगर सौर कुकर जो बक्सा नुमा सौर कुकर है उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर में तापमान कितना होता है, तो 100 से
140 डिग्री। कितना होता है हमारा 100 से 140 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश कहने का मतलब कौन सा देश है जहां पवन ऊर्जा अधिक होता है? तो ये ऑप्शन ए भारत, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी अमेरिका। तो इसमें कौन हो जाएगा हमारा डेनमार्क। क्या हो जाएगा डेनमार्क। यानी भारत को पवनों का देश नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है डेनमार्क को, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारा इससे पवन ऊर्जा से बहुत सारा बिजली बनता है, क्योंकि ये चारों तरफ से क्या है समुद्र ही, मतलब डेनमार्क जहाँ लोकेशन है ये यूरोप का देश है डेनमार्क। ठीक है, ये यूरोप का क्या है डेनमार्क है। तो ये नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड के थोड़ा सा, और नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड है उसके क्या है नीचे में आता है। तो वहां पर क्या होता है कि इसके मतलब लगभग एरिया क्या है समुद्र के किनारे हैं, जहाँ क्या होता है हवा तेजी रहता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है कि पवन ऊर्जा से विद्युत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम डेनमार्क को क्या कहते हैं पवनों का देश कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पवन विद्युत यानी जनित्र में पवन को चाल कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब कितना कम से कम कितना होना चाहिए कि विद्युत उत्पन्न होगा? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पवन चक्की वहीं पर लगाएंगे जहां कितना होना चाहिए वहां का बिजली 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो वहीं पर हम क्या करेंगे ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। यानी पवन विद्युत जनित्र को मतलब चलने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, मतलब जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है देखिए कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। तो क्या है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण? तो क्या लकड़ी, कोयला भी जीवाश्म ईंधन होता है, लकड़ी भी होता है, और क्या है गोबर गैस भी क्या होते हैं जीवाश्म ईंधन। मतलब जो जीवों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईंधन को क्या कहते हैं हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि समुद्र जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम भी क्या आता है जीवाश्म ईंधन में आता है, कोयला भी क्या आता है, लकड़ी को बहुत दिन तक मतलब क्या भूकंप आने के कारण जमीन में दबा रहा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर क्या बन जाता है, मतलब वो कोयला का रूप हो जाता है। जिस प्रकार से हम चारकोल का निर्माण किए तो उसी प्रकार से क्या होता है इस कोयला भी बनता है। तो इसके इसमें क्या हो जाएगा ये सभी हमारा क्या है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। क्या ये सभी हमारा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलिए बात को आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन काल में ऊष्मा की ऊर्जा में सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। मतलब कि सामान्य मतलब प्राचीन काल में ऊष्मा ऊर्जा अत्यधिक सामान्य स्रोत क्या था? घास। ऑप्शन ए क्या है घास, बी लकड़ी, सी पवन, डी बहता जल। तो उस समय क्या था लकड़ी। क्या था हमारा लकड़ी। इसका सही आंसर क्या है हमारा लकड़ी। मतलब क्या प्राचीन काल में किसका उपयोग करते थे लकड़ी का, यानी बल से लकड़ी काटते थे उसी के ईंधन का उपयोग में हम करते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। चलिए यहाँ पर बात को समझिए। गोबर गैस एक प्रकार का है प्राकृतिक गैस। बात को समझिए प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो गोबर गैस क्या है बायोगैस है। क्या है गोबर गैस क्या है हमारा बायोगैस है, प्राकृतिक गैस नहीं। प्राकृतिक गैस कौन होते हैं जो हमें मुक्त रूप से यानी प्राकृतिक से मिलता, वो क्या हो जाएगा प्राकृतिक गैस। मगर गोबर गैस को क्या करते हैं बनाते हैं एक टैंक में जिसे हम क्या कहते हैं बायोगैस भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नवीकरणीय ऊर्जा। तो सबसे पहले जान लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा कहते कैसे किसको है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है कि जिसको हम तुरंत निर्माण कर लिए, यानी अभी खत्म हुआ तुरंत वो हमको बन जाएगा, जिसके बनने के लिए कोई लाखों करोड़ों साल नहीं लगेगा। क्या उसे हम क्या कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन क्या कहते हैं जिसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे, उसे क्या कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो बात को देखिए यहाँ पर हमको ऑब्जेक्टिव को रटना नहीं है, समझ कर चलना है। बात समझ रहे हैं ना, क्या करना है समझ के चलना है। रटने से क्या, नवीकरणीय संसाधन हमको पता है ना कौन होता है जिससे तुरंत निर्माण करते हैं। देख लेते इसमें तुरंत निर्माण किसको करते हैं। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा, क्या यूरेनियम खत्म हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म रहेगा नहीं रहेगा। सौर ऊर्जा,
देखिए सौर ऊर्जा क्या है, जब तक सूरज रहेगा, मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, मतलब इसको अभी खत्म होने वाला बहुत दूर दूर तक अंदाजा नहीं लेते किसका, सौर ऊर्जा का। कोयला, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ये सब खत्म हो सकते हैं, परंतु क्या सौर ऊर्जा क्या हो सकते हैं, खत्म नहीं, जब तक सूरज रहेगा तब तक इसका उपयोग हम करते रहेंगे। तो ये क्या हमारा नवीकरणीय संसाधन में कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए ताकि पता चले कि आप कितना सही हुआ। तो देखिए जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट, यानी जो हमारा जैव गैस है, जो मान लीजिए जो हमारा जैव गैस जिसका मतलब जो हम गोबर गैस बनाते हैं, जो बायोगैस बनाते हैं, उसमें मीथेन गैस कितना प्रतिशत तक रहता है, तो कितना प्रतिशत तक रहता है उसमें हमारा मीथेन गैस, तो उसमें मीथेन गैस हमारा रहता है कितना, 75% तक, कितना 75% तक मीथेन गैस रहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में समझिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अभी हम तुरंत बताएं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसके बनने में बहुत लंबा समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसी तरह, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोल को बनने में उसका क्या लाखों करोड़ों साल प्रक्रिया लगता है तब जाकर पेट्रोल बनता है, कोयला का बनने में लाखों करोड़ों अरबों साल लगता है, उसका कोई लिमिट अंदाजा नहीं है। उसके बाद क्या होते हैं, तब जाकर हमारा कोयला का निर्माण होता है या जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्या होगा, अभी डाउन हुआ, सुबह धूप आएगा हो जाएगा। पवन ऊर्जा, फिर हवा तेज चला निकाल लेंगे। विद्युत ऊर्जा आराम से जननी चला कर निकाल लेंगे। परंतु हमको क्या चाहिए, जीवाश्म ईंधन है जो क्या होता है, हमको मतलब उसको बनाना हमको पॉसिबल नहीं है। क्या जीवाश्म ईंधन, आज पेट्रोल खत्म हो गया पूरा पृथ्वी पर से, हम पेट्रोल निकाल बना लेंगे, नहीं बनेंगे। पेट्रोल अपना प्राकृतिक रूप से समय पूरा होकर वो बनेगा तभी हम बना पाएंगे। तो ये 16 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन कौन सा होगा। देखिए बात को समझिए, रटने से नवीकरणीय क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन ये हमको पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसा ये पूछे हम बता देंगे। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आंसर ए, जीवाश्म ईंधन। देखिए इसको हम तुरंत निर्माण कर सकते हैं, इसको भी तुरंत, इसको सबको क्या कर सकते तुरंत, परंतु जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा एक बार तो हमको बनाने क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम बना उसको नहीं पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। कौन करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सौर उष्मक, कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर, कौन करता है इसमें। तो देखिए सौर उष्मक नहीं करता है, सौर कुकर भी नहीं करता है, सौर कुकर भी नहीं करता है। इसमें करता कौन है, सौर सेल। कौन करता है, हमारा सौर सेल क्या करता है, हमको विद्युत ऊर्जा, जो हमारा सौर ऊर्जा किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यही क्या होते हैं कि सेल क्या होते हैं, जो सौर ऊर्जा में आप देखेंगे कि बहुत छोटा छोटा कटा हुआ टाइप का दिखाई पड़ता होगा, केक की तरह, मतलब बारीकी से उसमें काटा हुआ देगा। तो वो एक है क्या है, एक ग्रुप उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और यही सेल को जो हम जोड़ देते क्या कहते हैं, सोलर पैनल। तो जो हम घर में या छत पर इस्तेमाल करते हैं क्या होते हैं, हमारा सोलर सेल नहीं, क्या होते हैं, सोलर पैनल। सोलर पैनल किसको कहते हैं, जो सोलर सेल को समूह को क्या कहते हैं, हम सोलर पैनल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 18। यहां पर बात को समझिए, क्वेश्चन नंबर 18, एक उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन क्या होता है, उत्तम ईंधन में हम जाने हैं कि जो हमारा क्या करे, वायुमंडल को प्रदूषण कम करे, क्या करे, वायुमंडल को प्रदूषण कम करे, सस्ता हो, ठीक है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन सा हमारा उत्तम ईंधन है। तो चलिए यहाँ पर हम बात को समझते हैं। देखिए कोयला, कोयला क्या है, प्रदूषण भयानक मात्रा में करता है, तो ये उत्तम ईंधन है नहीं। लकड़ी ये भी क्या करता है, ये भी प्रदूषण करता है। पेट्रोलियम भी क्या करता है, बहुत प्रदूषण ये सब करता है। परंतु जैव गैस जो हमारा बायोगैस है वो प्रदूषण नहीं करता है। क्या करता है, वो प्रदूषण इस सब की अपेक्षा सबसे कम करता है। क्या करता है, मतलब करता है, मतलब हल्का सा मात्रा में करता है, परंतु ये क्या करता है, वायुमंडल को प्रदूषण कम करता है। और इसको हम आसानी से गोबर के जरिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैव गैस। कौन सा, जैव गैस। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है। नागौर, क्या कहता है, नागौर नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है। तो हमारा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है, उत्तर
प्रदेश। तो देखिए हमको आंसर देने से पहले आप लोग आंसर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 20 समझिए, जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है? क्या है जीवाश्म ईंधन? क्या है? नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीवाश्म ईंधन हमारा क्या होता है? अनवीकरणीय स्रोत होता है, क्योंकि हम जीवाश्म ईंधन को तुरंत नहीं बना सकते। यहाँ पर बात को समझिए, आप लोग को बार बार बता रहे हैं नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है कि उसको हम क्या करें, तुरंत निर्माण हो जाए, मतलब अभी खत्म हुआ सुबह पर उसको हम बना लेंगे, वो क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नवीकरणीय। कोई है कि अभी खत्म हो जाएगा, ओकरा पते नहीं कि कहिया बनेगा, मतलब लाखों करोड़ों अरबों साल लगेगा, तो ये क्या कहलाता है हमको? अनवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाता है? अनवीकरणीय संसाधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे का? जीवाश्म ईंधन को बनने में क्या होता है? बहुत लंबा प्रक्रिया लगता है, पेट्रोल बनने में, कोयला बनने में। तो इस सब के तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 समझिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी, बी समतल नदी, सी नर्मदा नदी, डी तापी नदी। तो आप लोग को इसको आंसर करना है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्या है? सरदार मानसरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे। कहां पर बसे? नर्मदा नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। टिगरी बांध कहाँ स्थित है? ए गंगा नदी, बी सतलज नदी, सी जमुना नदी, डी नर्मदा नदी। तो हमारा इसका राइट आंसर है क्या? गंगा नदी। टिगरी बांध कहां पर है? गंगा नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत को पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाला देश में कौन सा स्थान पर आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो भारत हमारा कौन सा स्थान पर आता है? पांचवा स्थान पर आता है। क्वेश्चन पर पांचवा स्थान पर आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सौर सेल को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, सिलिकॉन का। तो लोहा का उपयोग नहीं किया जाता, चांदी का भी नहीं किया जाता, तांबा। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बांध द्वारा स्थापित टरबाइन को ज्वार को किस में रूपांतरित किया जाता है? मतलब बांध द्वारा स्थापित टरबाइन को किस में रूपांतरित किया जाता है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यानी दीर्घकारी ऊर्जा। देखिए क्या कहता है कि बांध द्वारा स्थापित टरबाइन यानी ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित किया जाता है, यानी उसको हम किस में उपयोग रूपांतरित करते हैं? तो हमारा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 कहता है OTEC यानी जो विद्युत तापीय यंत्र, जो समुद्री विद्युत तापीय यंत्र था जो समुद्र के पानी से चलता था, उसी में हमको पूछ रहा है कि विद्युत यंत्र केवल तभी प्रचलित होता है जब महासागर के पृष्ठ का जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक का गहराई जल का तापमान कितना होना चाहिए? तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी जाकर क्या होगा? ये हमारा जो ओशियन तापीय यंत्र है, जो महासागरीय तापीय यंत्र काम करेगा, कितना? कम से कम 2 किलोमीटर गहराई तक कितना? 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाकर ये क्या करेगा? विद्युत यंत्र काम करेगा, नहीं तो ये विद्युत यंत्र काम नहीं करेगा। इसको हम, अगर आप लेक्चर वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, वहां पर पूरी तरीका से एलिमेशन से इसको क्या किए हैं, वहां पर समझाए हैं पूरी तरीका से, बारीकी से किस प्रकार से ये कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। हमारा हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर है? नाभिकीय संलयन पर। जिस प्रकार सूर्य में हाइड्रोजन जो हमारा होता है, उसी प्रकार से क्या करते हैं हम हाइड्रोजन में भी क्या करते हैं? नाभिकीय संलयन कराकर उसको विस्फोट कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। तारापुर नाभिकीय विद्युत यंत्र, तारापुर नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो कहाँ है हमारा? देखिए यहाँ पर आंसर सो पहले हो गया, क्या है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है?
महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? महाराणा प्रताप नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? क्या है? महाराणा प्रताप। तो ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी राजस्थान। तो हमारा सही आंसर क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो महाराणा प्रताप नाभिकीय विद्युत यंत्र कहाँ स्थित है? किस राज्य में? तो महाराणा कहाँ पर है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। राणा प्रताप महासागरीय नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह भी तुरंत देखिए कहां पर है? राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि कैंगा नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये क्या है? हमारा कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।